ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वेतन न मिलने से परेशान शिक्षा मित्रों ने सपा शहर अध्यक्ष के दरबार में लगाई गुहार। शहर अध्यक्ष ने बीएसए को दिया अल्टीमेटम, जल्द दिलवाओ वेतन वरना नतीजे होंगे बेहद खतरनाक। अपराध पर अंकुश लगाने की पुलिस की नई पहल, हर चौराहे पर होंगे सीसीटीवी कैमरे। भगवान चौकीज पर लगे 9 कैमरे। शमशाबाद क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कंपनी में मिला ट्रक ड्राइवर का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। और दोपहर बाद इंद्रदेव ने दिखाए अपने नखरे। झमाझम बारिश से हर शहरी के खिले चेहरे। खबरें विस्तार से। ताज नगरी में अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस अब तीसरी आंख का सहारा लेगी। आगरा के सभी चौराहों पर कैमरे लगाने जा रहे हैं। वहीं भगवान टॉकीज चौराहे पर 9 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों का कंट्रोल रूम थाना न्यू आगरा में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 19 जुलाई को आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश डी मोदक करेंगे। इससे पुलिस ने जो अभी तक जितने भी अभी तक जो पहली बार आगरा में ऐसा हुआ है कि किसी प्रशासन में पहली बार काम पुलिस ने अच्छा काम किया है। जो भगवान टाकी चौराहे पे अपने कैमरे लगे हुए हैं, उससे क्या होगा कि अपराधी जो होंगे वो अपराध नहीं कर पाएंगे। तो लूट वूट जो खबरें होंगी वो ज़्यादा अपराधी ज़्यादा लूट नहीं रहेंगे खबर से। अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी पहल की है। पहली बार इसमें ऐसा हुआ है कि किसी ने अच्छी पहल करी है प्रशासन ने। बहुत बढ़िया पहल है। ये जो आगरा पुलिस ने जो पहल की है, इससे हमारे संतुष्ट हैं। इससे अपराध जो आजकल हो रहे हैं उस पर बड़ा अंकुश लगेगा और इससे अपराधियों में भी खौफ पैदा होगा। ये तो बहुत बढ़िया पहल की आगरा पुलिस ने। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इस कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, इससे रियलिटी में शहर में बड़ा माहौल ख़राब हुआ है और ये तो बहुत अच्छी पहल है ये शासन प्रशासन की। हम बड़े संतुष्ट हैं इससे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मित्रों की बेहद अहम भूमिका होती है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की जगह शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया जाता है, वहां ये शिक्षा मित्र बच्चों के साथ अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करते हैं और देश के भविष्य को तैयार करते हैं। लेकिन सपा शहर अध्यक्ष के निवास पर पहुंचे शिक्षा मित्रों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर इनमें बेहद रोष है। जिसके बाद शहर अध्यक्ष ने तुरंत बीएसए से बात कर उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। देश का भविष्य नन्हे मासूम बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षा मित्रों को जब बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से की। जब वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ये शिक्षा मित्र पहुंचे सपा अध्यक्ष रईसुद्दीन के धौलपुर हाउस स्थित कैंप कार्यालय पर, जहां शिक्षा मित्रों में शामिल महिलाओं ने बताया कि बीएसए से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी इन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा। अब हालत तो ये है कि उन्हें खाने तक को मजबूर होना पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों का दर्द सुन सपा शहर अध्यक्ष ने इस समस्या के समाधान के लिए बीएसए से बात की, तो बीएसए द्वारा इस संदर्भ में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सपा शहर अध्यक्ष ने बीएसए को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि अगर अगले 1 सप्ताह में सभी शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिला तो वो इसकी शिकायत शासन स्तर पर करेंगे। और इसी के साथ सपा शहर अध्यक्ष ने ये भी कहा कि तय समय सीमा तक वेतन नहीं मिला तो बीएसए आगरा में नहीं रहेंगे। मंत्री है वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी पता किया। आप बताइए, मुझे टाइम बताइए, आप कब दे देंगे? या तो आप रहेंगे या फिर मैं रहूँगा। आप मेरी वर्किंग नहीं जानते हो, ऐसा ही होगा और ये करवा दीजिए बिफोर दी थर्सडे, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। सपा शहर अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो जनता की समस्याओं को हल नहीं करा सकते तो उन्हें इस शहर अध्यक्ष के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। शिक्षा मित्रों की समस्या ये थी कि पिछले कुछ महीने से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। अब आप देखिए, रमजान मुबारक का महीना भी, पाक महीना भी है, दूसरा सावन आ रहा है और ये भी बच्चों को कैसे पालेंगे कैसे? सत्र भी खुल गया, बच्चों की फीसें भी जमा करनी होगी, इन लोगों को घर खर्चे भी चलाने होंगे। तो इसका एहसास हम सब लोग नागरिक मिलके कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं कि तनख्वाह किसी को 5-6 महीने से नहीं मिले। और ये गलती किसकी है? शासन की। शासन तो सबको दे रहा है। हमने भी पता किया, सारे जनपदों में पैसे मिल रहे हैं, शिक्षा मित्र कोई परेशान कहीं नहीं है। लेकिन आगरा में जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने बीएसए से बात की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इनका एक दिन और टाइम निश्चित कर दो
तो जो भी कुछ बात हुई आपके सामने हुई और उसमें ये तय हुआ कि अगले थर्सडे तक इनके चेक इनके खाते में पहुंच जाएंगे। ये मैंने कहा। अगर मैंने ऐसा कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो या तो बीएसए रहेगा या रईसुद्दीन रहेगा। मैंने कह तो दिया आपके सामने। सपा शहर अध्यक्ष के तेवर देख न्याय की गुहार लगाने आए शिक्षा मित्रों को भी उम्मीद की किरण नजर आने लगी है और इससे उत्साहित शिक्षा मित्रों ने सपा शहर अध्यक्ष की शान में जोशीले नारे भी लगाए। और बताइए बहनों, जनवरी 2015 से लेकर के अब तक वेतन नहीं मिला है। बीएसएस आगरा, लेखा अधिकारी सब मिलकर के शिक्षा मित्रों को रोज गुमराह कर रहे हैं। 8 दिन 4 दिन रोज वादा करके उनकी मंशा हम लोगों को वेतन देने के लिए नहीं है, मामले को लंबा खींचने की है। अभी हम लोगों को सामने इतनी दिक्कत आ रही है, इस समय बहुत ज़्यादा लोग सभी शिक्षा मित्र परेशान हैं। अभी हम आदरणीय शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन जी के यहाँ पे आए थे, उन्होंने बीएसए को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है और कह दिया है, आश्वासन दिया है अगर नहीं होता है समस्या का समाधान तो बीएसए रहेंगे, आगरा में नहीं रहेंगे। लोग क्या मानते हैं समस्या का समाधान नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हम इनके आजीवन ऋणी रहेंगे अगर हमारा समस्या का समाधान होता है तो। शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर सख्त हुए सपा शहर अध्यक्ष की हिदायत का बीएसए पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला सप्ताह ही बताएगा, लेकिन तय समय सीमा तक शिक्षा मित्रों का वेतन नहीं मिलता है तो ये एक बड़ा सवाल होगा कि बीएसए की छुट्टी होती है या सपा शहर अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। स्वतंत्र भारत के 8वें एवं पहले समाजवादी प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन काल पर चर्चा की। साथ ही सपा पदाधिकारियों ने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से निकलकर अपनी विचारधारा से देशवासियों को प्रभावित करने वाले स्वतंत्र भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जिन्हें पहला समाजवादी प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर उनको याद करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सपा पदाधिकारियों सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। सपा कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में सभी सपा पदाधिकारियों ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा देश को दिए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। सुनने का मौका मिला था जब वो प्रेस वाले भाइयों से बात कर रहे थे तो विषय से कैसे जुड़ा जाता है सीखने को मिला। हमारे सरल हृदय और पार्टी की जो मूल जो हमारी पार्टी की यूनिवर्सिटी है उससे बिल्कुल मैच करते हुए हमारे भाई जिलाध्यक्ष रामलाल यादव जी और एक नए जोश का आधार जिसको आने की खबर सुनते ही के लिए बाहर मंगाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमारे बड़े भाई पुराने बहुत पुराने संदर्भ के साथी और काफी समय से अलग अलग नाम की पार्टियों में पार्टी करते हैं। और सभी साथी और खासतौर से आज के कार्यक्रम की मुताबिक आप बधाई की बात करें। आज सबसे पहले मैं बधाई से देना चाहूँगा अपने जिलाध्यक्ष रामलाल यादव जी को और महामंडल अध्यक्ष विशाल गोष्ठी का रूप आज मैं देख हुए पहली बार मैंने कार्यालय पर देखा है। नहीं तो अभी तक केवल भाषण होने से बोलते थे उनका लोग बाकी सुनते थे, फिर एक भीड़ लगती थी फोटो खिंचाने की, लेकिन आगे का शासन नजर आ रहा है। यदि आज की गोष्ठी से अपने 4 लोगों के मन में कुछ आत्मविश्वास भर दिया होगा तो शायद आज का और स्कूल आत्मा को बहुत शांति मिली होगी कि आज हमने 5 कार्यकर्ता ऐसी मजबूत कार्यकर्ताओं को मनोबल बना दिया जो आगे जाके कोई बात कर सकते। साथ ही जैसा कि
मैं और किसी विषय से नहीं बोलना चाहता, लेकिन भाई रईस से राहुल चतुर्वेदी जी के परिणाम से बड़ी चर्चा हो गई कि ऐसे कैसे। मैं चाहूँगा कि लोग विचार गोष्ठी में है तो 2 मिनट सुनने शायद काम में आ जाएगी बात, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, सुन लेने के चाहे वो गति वाले की भी बात सुनते हैं, जब वो आवाज़ लगाता है गति वाले की बात सुनते हैं। लेकिन यदि हम घर से आए आज की विचार गोष्ठी में तो हमें प्रत्येक की बात को सुनने की विचार को जरूर करना है। तो जो बात रईस जी से हो रही थी और भाई राहुल चतुर्वेदी जी से हो रही थी उससे 10 साहब भी थे, बात ये हो रही थी कि कैसे कैसे छोटे छोटे लोग जिनके पास जिनके परिवार में खाने का भी संकट रहता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे पहुँच जाते हैं, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर से अपने आप छोड़ते हैं, कैसे देश को नेतृत्व भी लाते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो चाहे मंगल प्रधान जी हो, ऐसे तमाम नामों को जानेंगे। साथियों अपनी बात को मैं प्रारंभ कर ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, तो 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूँगा। तो चर्चा ये चल रही थी कि क्या संघर्ष के रास्ते से आगे कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व करने की स्थिति में आ सकता है कि नहीं। तो रईस भाई का उदाहरण तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों के नाम लिए गए, जिला स्तर से भी नाम लिए गए, राष्ट्रीय स्तर को देखिए छोड़ देता हूँ आपके सामने आप उनको देख सकते हैं। भाई रईस जी को 23-24 साल से जो मैं देख रहा हूँ, आज की स्थिति ना देखें, अगर 25-30 साल पहले की स्थिति देखे तो कम से कम भाई मदद कितना संघर्ष किया हमारे मेयर साहब। अगर हम इन लोगों में संघर्ष की कहानी को देखें, आइए ना देखें कि आज रईस भाई किस स्थिति में है, जिला की स्थिति में है। भाई अग्रवाल साहब से मैं ऐसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष इन्होंने भी जरूर किया होगा, क्योंकि राजनीति इतनी जगह है, आसानी से रास्ता किसी को नहीं देती, आपको आगे आने के लिए बहुत कुछ करना होगा। लोग आपको तभी स्वीकार करते हैं जब आप विचारों के माध्यम से जाके उनके दिल और मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, वो तभी आपको साथ देते हैं। वरना बलिया का जो एक गांव जो बलिया के सेंटर से यानी स्टेशन से 81 किलोमीटर दूर इब्राहिम पट्टी नाम है, वहाँ आज तो खैर वहाँ बहुत सारी सुविधाएं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं उस गाँव की बता रहा हूँ, मैं की दशक की बता रहा हूँ। उस समय वहाँ उस गाँव में जाने के साधन नहीं है। अगर वहाँ से कोई आदमी निकल के आता है और सभी राष्ट्रीय आग तक अगर पहुँचता है तो जरूर उसमें कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है किसी लड़के में बढ़ने पाएंगे। लेकिन क्या आज के दिन हम आज का दिन जोशी की बातों को करने का नहीं है। मैं चाहूँ कि ऐसा बातें कर सकता हूँ कि आप लोगों काली के साथ मुझे मिलेगा, मैं आपके दिल तक जाना चाहता हूँ। अगर आज हम में से कोई भी मैं कह रहा हूँ सबसे पीछे बैठे जो लोग सबसे कोई कार्य करता है वो भी अगर घर से आए होंगे तो जल्दी उठे होंगे, घर में कहा होगा कोई ना कोई काम होगा, आज वो आए। लेकिन क्या आज के समय को हम सार्थक कर सकते हैं, यहाँ उनके आने को नाटक कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति के पार्टी और उस विचार को जिससे माननीय राजनीति कर रहे हैं उस विचार को समाज में क्या हम उसको मजबूत कर सकते हैं। या सिर्फ हम आए हैं भीड़ बनाने के लिए, या सिर्फ हम आए हैं एक फोटो खिंचाने के लिए अपने सेल्फी का युग हंसी आती है, हंसी आती है ऊपर सुन के सेल्फी भी तो नाम भी नहीं देना चाहता तो कहता है मुझे अपनी भक्ति के साथ हमारे नेता कहते हैं अखिलेश जी हो चाहे हमारे माननीय मुलायम सिंह जी हो, उनके उपलब्ध का इंतजाम करने की बात है। हम रात को बैठकर मुझे थोड़ा सा समय बैठने की इजाजत रईस भाई अपने साथ ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कैसे कैसे दर्द से पीड़ित लोग आते हैं। आज समाज से निकलने के लिए, आज जिंदा रहने के लिए लोगों को किसी मेहनत करनी है। मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, अपनी कार्यकर्ताओं की बात, लेकिन कोई भूखा रोटी मांगे जेबों में अच्छा जा रहा है, कोई आज योगासन पहले से योगासन कर रहा है, उस योगासन में जरूरत ज़्यादा है, तो भरोसा नहीं है किसी को योगासन करने की जरूरत और वो भटकाने की राजनीति होती है। एक बात के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक बार चंद्रशेखर जी से पूछा, वैसे तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है,
हम तो परिवार के छोटे बच्चे रहे तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ बात करने की। मुझे जब मैं 93 का चुनाव यहाँ से आगरा छावनी से लड़ा था विधायक का, तो उस समय जनता दल हुआ करती थी। मुझे आज भी बड़ा गर्व होता है, तो चुनाव हार गया कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे जिस पार्टी का चुनाव का जो हिम्मत किया था, वो इतने बड़े बड़े नेताओं के बाद जब मुझे दिया गया था, वो मधु बेलवरिया जी ने दिया था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग उस नाम को जानते हैं, लेकिन अग्रवाल साहब बैठे जिला सेक्रेटरी इतने बड़े नाम लगता था कि हम इतनी इज्जत रख पाएंगे चुनाव के नतीजे से लेकर अपने आचार में 96 में 13 वर्ष से लड़ा था केवल इस बात के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह से लड़ना था। और आगे हमें हारना था क्योंकि जाति की धर्म की ऐसी राजनीति करके हमें वोट की जैसे निर्वाचित सवालों से बात की। अभी किसी भाई ने कहा था कि अध्यक्ष जी से कहा जाता है जैसे हमारे महाराष्ट्र की नेता जी कहा जाता है, वैसे ही को अध्यक्ष जी कहा जाता है। तो अध्यक्ष जी की नर्सरी में बहुत सारे नेता रहता है, किसी भी पार्टी की बहुत सारे नेता वहाँ से पौधा कहीं भी जब लेता है लेकिन वो एक बार जैसे उनका अच्छा मूड देखकर हम कई लोग बैठे थे। ऐसी बात तो मुझे पहले ही बता रहा हूँ, स्टेटमेंट के आते थे बदल भाई को मालूम होगा बदल गया तो अक्सर आके मुझ पे कहते थे चलो आज हम बैठे हैं हम सुने जैसे एक बार और ऐसी कार्यकर्ता का इतना मनोबल बढ़ जाता है क्योंकि अध्यक्ष जी बैठे हो अध्यक्ष जी बैठे हो तो सुन रहे हो अंदर से आदमी ऐसी बात नहीं करता, काम की बात करता था, फॉर्म के आता था, कुछ गाँव बिहार की बात करता था, कुछ सीखने को मिलता था और उतनी पूंजी से उसके इंजन में इतना इंजन ऑयल हो जाता था उसके अंदर कि वो लोगों भी मिलता था, वो कार्यकर्ता सुरक्षित था। ये तो एक तो आखिरी बात जो कागज में सागर जैसी बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैंने उसमें प्राप्त की थी, अगर आप लोग समझ पाएंगे तो उसको समझेंगे और आज की राजनीति के लिए बहुत बड़ी बात और मुश्किल से जब एक बार मौका मिला तो हम लोग पटना जा रहे थे राजभवन का कोई कार्यक्रम जाने में अवसर नहीं होता था तो आसपास लोग उसको ट्रेन में बुला लेते थे उसके साथ चलते थे। उससे पूछा 4-5-6 लोग थे, उनमें से मैंने पूछा कि आज दूसरा गांधी क्यों नहीं बैठा हुआ। सवाल शायद आपके मन में भी कभी पूछिए आज दूसरा महात्मा गांधी क्यों नहीं पैदा। बड़े बड़े नेता आते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, उन दिनों किसान नेता टिकैत साहब मतलब समझ के थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। टिकैत साहब वैसे भी थोड़े वो नहीं करते भाई बात है यहाँ भी आपसे यहाँ राष्ट्रपति और भारत खराब तो उन्होंने कहा था कि जनता एक बार जो आदमी आता है और उसको लगता है कि उसके ऊपर विश्वास किया जाता है उसको विश्वास देती है और जिसको वो विश्वास देती है वो महात्मा गांधी जैसा होता है। लेकिन विश्वास देने के बाद अब उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वो महात्मा गांधी जैसा एक्ट लोगों का विश्वास होता है। उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया उसे आज के परिप्रेक्ष्य उल्टा चलते हैं। अमित केजरीवाल को लोगों ने कितना विश्वास दिया लेकिन धीरे धीरे वो विश्वास खत्म हुआ। हमारे वही भारत का डायलॉग है जिसको होगा वो ढक्कन इससे और अब नाम लूंगा तो शायद कोई आदमी मेरी बात को पकड़ेगा कि इन लोगों का बहुत सारे ऐसे लोग हैं शिक्षाओं में ठीक है तो साथियों बात लंबी होती जाएगी। मेरे पास तो केवल ही है लेकिन शिक्षा मैं जरूर कहना चाहता हूँ हमें नहीं मालूम जो इधर जितने भी लोग बैठे वाकई में नहीं मालूम ऊपर वाला आप में से कौन चंद्रशेखर बनेगा कौन लेकिन ये तय जरूर है कि राजनीति में यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से आता है और ईमानदारी से विचारों की बात करेगा नारों की बात नहीं होती है जब विचार पूरा होगा विचार की ईमानदारी होगी आपकी वाणी से ऐसे शब्द निकलेंगे ऐसे शब्द निकलेंगे जो सभी कुछ मिलेंगे जिसकी आप
हमें बस इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, कोई शॉर्टकट, कोई चर्चागिरी, कोई मीडियाबाजी आपको आगे नहीं ले जा सकती। काफी आप लोग लड़ाई लड़ते हैं तो खबर में नीचे के 5 लड़ाइयों में यदि आप विचार की बात करेंगे तो एक दिन वो होगा कि आपके घर के आगे आपका विचार जानने के लिए जो सारे लोग इकट्ठे होंगे, करीब आपके घर के अंदर आपके पास मीडिया बात करिए, आपसे देश आपको करते हो। आप सभी को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ चंद्रशेखर जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी आप सभी को हम सबको अपना आशीर्वाद जरूर। प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ खराज अकीदत पेश करने के लिए सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग जमा हुए हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यहाँ सर जितने भी लोग हैं सारे लोग उनकी कार्य प्रणाली से इतने प्रभावित थे कि और बहुत से तो नए लोग हैं जो पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो उनके साथ काम किया है। 1993 में जब आप आए थे यहाँ आगरा भ्रमण पर, पैदल यात्रा थी, तो जब हमारी मुलाकात हुई तो बड़े सरल स्वभाव के थे और सीधे वहाँ धूलीखार की गलियों में भ्रमण करने के लिए हमारे साथ निकले और बहुत एक साधारण से घर में बैठ के पूरी बातचीत हुई, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से निकले। कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उनका एक मिशन था, एक सोच थी, एक टारगेट था। किसी चीज़ का लक्ष्य अगर दिमाग के अंदर हो तो वो व्यक्ति उस लक्ष्य को पा सकता, बशर्ते उसकी नीयत साफ हो। तो वो चीज़ उनके अंदर थी और एक दृढ़ निश्चय था। और अर्जुन की जैसे आँख पर निशाने वाली बात है, एक लक्ष्य था जो साधे हुए थे, एक टारगेट था जो उन्होंने साधा और उस टारगेट को हमेशा उन्होंने अपने मन में रखा और हिंदुस्तान की जनता में अपनी छाप छोड़ी और उस प्यार और दुलार के साथ सीधे कभी किसी कोई पद ग्रहण उन्होंने नहीं किया। सांसद जरूर रहे, लेकिन बहुत प्रलोभन दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों ने प्रलोभन दिया। कांग्रेस ने कहा कि आपको हम पद देते हैं, आपको हम कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, आपको रक्षा मंत्रालय देते हैं, आपको गृह मंत्रालय देते हैं, लेकिन उन्होंने अस्वीकार किया और सीधे लक्ष्य पे जो निशाना था, जो मैंने कहा, उस लक्ष्य को साधते हुए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने लक्ष्य को साध कर और एक बैकवर्ड समाज को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उसकी नींव डाली। मैं ये कहता हूँ कि सारा कुछ उन्होंने उच्च समाज के साथ साथ बैकवर्ड समाज के लिए बहुत काम किया और ख़ास तौर से मुस्लिम्स के प्रति उनकी बड़ी वेदना थी और वो सोच भी रखते थे तो उनको आरक्षण दिया जाए। और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा पे आज काम कर रही है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए आज समाजवादी पार्टी ने उनके जन्मदिन पर एक छुट्टी की भी घोषणा की है और उनको खराज अकीदत के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को यहाँ पर हम लोग नमन करते हैं और सलाम करते हैं। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पैदा होना असंभव सी बात है, जो उन्होंने करके दिखाया। भारत की राजनीति में जो एक वाद ला के दिया, एक सोच पैदा की, मैं समझता हूँ एक विलक्षण व्यक्ति ही ऐसा कर सकते हैं। और एक जिनका एक सोच होती है, जो लक्ष्य होता है, उसको साथ के जो व्यक्ति चलता है वो ज़रूर कामयाब होगा, ऐसा उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आज भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी मुदाखलत अकेले व्यक्तित्व का जो नज़रिया था, पूरी पार्टी को उन्होंने अपनी तरफ इर्द गिर्द लेते हुए और खुद प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री काल में कार्य किए जो भारत के लिए बाकी सोने की चिड़िया साबित हों। अगर वो कुछ दिन और रहते तो भारत की दिशा और दिशा को एक नई दिशा मिलती। उस दौरान जब चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री थे तो खाड़ी युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने बहुत कोशिश की यहाँ, क्योंकि वो हर दिन सम्राट थे, वो हिंदुस्तान की एकता एकजुटती और वो एक साथ लेके चलना चाहते थे, सुलह कुल के प्रतीक थे। तो खाड़ी में जब युद्ध हो रहा था
तो उन्होंने अमेरिका को यहाँ से जहाज़ों में तेल भरने की परमिशन कतई नहीं दी थी, ताकि इसलिए कि हमारे जो खाड़ी के देश हैं वो मुस्लिम देश हैं और उन पर अमेरिका अत्याचार करे। और मेरा ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान से मैंने पेट्रोल दिया उन्हें, ये मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो इस्लामी में भी थे कि वो कभी ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का आयत हो, और मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी के साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया। और यदि वो रहते तो हमें आरक्षण की सुविधा भी उसी टाइम मिल जाती। हम भी 18% की उम्मीद लगाए बैठे थे और वो मिल जाती। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान आता है। स्टेट गवर्नमेंट में आरक्षण की बड़ी भारी दिक्कतें होती है, लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आरक्षण में ही रह जाता। तो मैं तो ये कहूँगा हमारे माननीय नेताजी प्रधानमंत्री बने ताकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उसका लाभ मिले। मना रहे हैं जिन्होंने देश को समाजवाद की एक संदेश देते थे और देश को निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय मुलायम यादव तो समाजवाद की साम्यवाद के संदर्भ को लेकर के आप देश में जगा रहे हैं, उन्हें से ज्यादा जगा रहे हैं और एक खासा समाजवादी प्रगति का विचार जगा रहे हैं कि विश्व के बहुत बड़ी उत्पाद है। चौधरी चंद्रशेखर हमारे शहीद भाई के नेतृत्व में एक विचार गोष्ठी होती है कि कैसे कैसे गरीब स्तर के लोग भी राजनीति उच्च स्तर की राजनीति करते हैं। जिस तरह चंद्रशेखर ने अपने सिद्धांतों को ना तोड़ते हुए मेहनत करते हुए एक प्रधानमंत्री की गति सामाजिक और ईमानदारी समाज का आगे जैसा कि समय की जोड़ियाँ हम सबके पैरों में आई यूनिवर्सिटी में पहले आती तो बहुत संक्षेप करके बात करते हैं। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है और हम सभी समाजवादी लोग आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। इस गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने चंद्रशेखर जी के जीवन काल में हुई बहुत सी ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डाला जिन्हें सुनकर समस्त युवा कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। सभी युवा कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। युवा कार्यकर्ताओं का कहना था कि हम भी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके द्वारा देश को दी गई नई पहचान के साथ उनको अपना आदर्श मानते हुए राजनीति से देश को नई प्रगति देंगे। थाना शमशाबाद क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक शव मिला जो कि लहरा गांव के एक ट्रक ड्राइवर नेमित चंद का था। शव मिलने की सूचना पाते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव के रहने वाले हैं शमशाबाद के, उनको बॉडी मिली है, पोस्टमार्टम के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक तहरीर नहीं मिली है, हमारी फील्ड यूनिट आ रही है फॉरेंसिक यूनिट, वो आपके पूरे एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। पैसे के लालच में शातिर बैंक में चाकू लेकर घुस गया और एक महिला को दबोचकर उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया। उस महिला को जान से मारने की धमकी दे बैंक कर्मियों से 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। इस दौरान बैंक के अंदर लोगों में भगदड़ मच गई। इस शातिर को भीड़ ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उस शातिर की एक एक हरकत बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा के थाना शाहगंज इलाके में स्थित यूनाइटेड बैंक के अंदर जिस वक्त लोगों की काफी भीड़ थी, उसी दौरान एक युवक हाथों में चाकू लेकर बैंक के अंदर घुसा और घुसते ही बैंक के अंदर एक महिला को चाकू की नोक पर ले लिया। महिला की गर्दन पर चाकू लगाकर बैंक कर्मियों से 10 लाख रुपए मांगने लगा और न देने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी लगातार देता रहा। काफी देर बैंक में अफरा तफरी मची रही। बाद में भीड़ ने उस शातिर से महिला को छुड़ा दिया और शातिर को दबोच लिया। शातिर बी.टेक का छात्र लखन है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस शातिर की एक एक करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने लखन से चाकू बरामद कर दिया है। उसने एक यहाँ पर महिला को पकड़ लिया, उसके गले पर चाकू लगा दिया और कहा यहाँ शोर मचाया कि अगर 10 सेकंड में 10 लाख रुपए दे देंगे तो छोड़ दूंगा, अदरवाइज मैं इस लेडी को गला काट दूंगा। कोई पकड़ लेंगे, पकड़ कर मुंह में हाथ डाल के नहीं छुरी लगा दी, निशान भी होता है। फिलहाल यहाँ रुकोगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। क्या है इस्लाम के 5 फर्ज? क्या है इस्लाम के मायने? रमजान क्या है? क्या है रमजान की फजीलतें? कौन कौन सी बातें हैं अल्लाह को पसंद? रमजान और इस्लाम से मुताल्लिक ऐसे ही सवालातों के जवाबात के साथ हम ला रहे हैं प्रोग्राम माहे रमजान, जिसमें आप कॉल कर पूछ सकते हैं रमजान से मुताल्लिक अपने सवालात। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 0562688845। माहे रमजान देखिए 19 जून से हर रोज सुबह 11 बजे सिर्फ ताज 786 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। थाना एतमादपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय दबंग युवकों द्वारा युवती पर लगातार छींटाकसी कर परेशान करने से आजिज आ चुकी युवती ने परिजनों के साथ मिलकर डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं जब पढ़ने जाती थी तो ये 3-4 लौंडे मुझे परेशान करते थे। जब मैंने इनसे मना करी, मैंने कि मैं अपने भाइयों से कह दूंगी, तो कहने लगे तेरे भाइयों को मार दूंगा मैं। तो इस डर से मैंने अपने भाइयों को बताया नहीं। मेरे मम्मी पापा गए थे दवाई लेने आगरा। जब मैंने ये लोग आए छत से कूद के मेरे घर में, तो मैंने इनसे हो गई, मैंने की कौन है, मैंने की कौन मर गया है, मैंने की देखा तो इन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जो नाखून लग गई मेरे। पुलिस के लाख दावों के बावजूद भी इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर रोज कोई ना कोई वारदात को अंजाम दे पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों में भी काफी खौफ है। आज भी थाना ताजगंज के बमरौली कटारा में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को साफ कर दिया और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की। शाम को करीब 9 बजे मैंने अपनी दुकान बढ़ाकर यहाँ से चला गया था। तो शाम को मैं कहीं दूसरी जगह से मैं पैसे को दुकान में रखे चला गया था, 50,000 रुपये थे। और सुबह जब मैं बना रहा तो बगल वाले दुकानदार ने मेरे से फ़ोन किया था कि पंडित जी तुम्हारी दुकान एड़ा लग गया है और आके देख लो। सुबह 8 बजे फ़ोन किया था, 7:30 बजे। जब आके देखा तो दुकान में सारे कागजात, सारे पैसे और काफ़ी कुछ सामान, पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह सब यहीं पे रखे हुए थे। पैसे करीब मैं दूसरी जगह गया तो 50,000 रुपये रखे थे यहाँ पे,
पैसे नहीं थे और काफ़ी सामान चले, करीब 1.5-2 लाख रुपए का सामान गायब है दुकान में से। सुबह बच्चा आया, दुकान खोली है उसने, मालूम पड़ा है उसे उस दुकान में चोरी हुई है। अब निगाह करी है तो मालूम पड़ा कि बगल की दुकान तोड़ दी, उसके बाद देखी तो दूसरी भी दुकान तोड़ दी, उसमें पूरा सामान निकाल ले गए हैं, पैसे की दराज भी निकाल ले गए हैं, पैसे भी निकाल ले गए हैं। आगामी समय आने वाले पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी है कवायदें, जिसमें सहयोग न करने वाले बीएलओ के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर ए दिनेश कुमार ने बताया कि प्रशासकीय कार्यों में सहयोग न करने के चलते सभी को नोटिस थमा दिया गया है। पंचायत चुनाव आने वाली है, इसी का पुनर्निरीक्षण चल रहा है। इसी के अलावा विधानसभा से वोटर आधार कार्ड लिंक करने पड़ेगा, इसी का काम भी 4 महीने से चल रहा है। तो अभी इसी का प्रगति बहुत कम है, इसी का स्पष्टीकरण मांग रहे और इसी का कुछ विभाग की कार्रवाई करने के लिए रेकमेंड करने पड़ेगा। तो कुछ पहले इसी का स्थिति भी जा चुका है। ये आधार विधानसभा से कम 70% का आधार कार्ड बन चुका है टोटल पॉपुलेशन। मतलब हमारा बीएलओ लोगों का अभी तक बहुत कम प्रगति है ये काम में। वोटर लिस्ट आधार के लिंक करने के काम बहुत कम प्रगति है। हर लोगों को 100-200 इसी तरीके। तो इसी कुछ प्रग करने के लिए इसी का ये लोगों का क्यों 4 महीने हो चुका है अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं और इसका कुछ ठीक नहीं है, मतलब कुछ उपाय कार्रवाई के लिए बोल। पुराने शहर में टोरंट की लापरवाही कई बड़े हादसों का सबब बन चुकी है, लेकिन टोरंट अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। अब भी अगर टोरंट की नींद नहीं टूटी तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। किनारी बाजार और रावतपाड़ा में बिछे बिजली के तारों का जाल कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह बन चुका है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही है। आगरा शहर के पुराने बाजारों में हमेशा से ही हादसों का डर बना रहता है, फिर चाहे वो बेलनगंज हो या किनारी बाजार। लेकिन शहर में बिजली की व्यवस्था संभाल रही टोरंट कंपनी को हादसे से कोई लेना देना नहीं। अगर बात किनारी बाजार की करें तो यहाँ कई बार हादसे होने के बाद भी टोरंट ने कोई सबक नहीं लिया, फिर चाहे वो लोहार गली में हुए अग्निकांड की बात हो या जौहरी बाजार में एक पेंट की दुकान में 1 साल के अंदर 2 बार हुए अग्निकांड की। हर बार जांच की बात कहें, टोरंट अपना पल्ला झाड़ लेती है। आज भी अगर प्रशासन ने समझदारी नहीं दिखाई तो निश्चित ही हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि टोरंट ने किनारी बाजार में फैले बिजली के बेतरतीब तारों को सही कराने की जहमत तक नहीं उठाई है और कई बार तारों के चलते अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ दुकानें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर कभी कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान ने टोरंट अधिकारियों को उनकी लापरवाही के लिए हिदायत दी है और जल्द ही यहां पहले बिजली के मकड़ जाल को दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। व्यापारी आज तक लोहार गली में हुए हादसे को नहीं भूल पाए हैं, जिसमें दर्जनों दुकानों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। बहरहाल टोरंट अधिकारी कब तक यहाँ के बिजली के तारों की व्यवस्था दुरुस्त कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रशासन की कई बार हुई कार्रवाई हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है, लेकिन इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शासन से उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त है और इस बार की कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय पुलिस और नगर निगम को लिखित में आदेश दिए गए हैं ताकि अतिक्रमण मुक्त किए गए बाजारों में फिर से अतिक्रमण ना हो। कभी एमजी रोड तो कभी कोई अन्य बाजार, लेकिन हर बार पुराने बाजारों से नगर निगम और प्रशासन ने दूरी बनाए रखी। लेकिन इस बार सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान की सख्ती देखकर शहरवासियों को बाबा हरदेव सिंह की कार्रवाई याद आ गई, जिन्होंने अपने रहते शहर की सूरत ही बदल दी थी। अतिक्रमणकारी उनके नाम से ही अतिक्रमण को खत्म कर लेते थे और पिछले कई दिन से चली आ रही कार्रवाई देख तो शायद यही लगता है। आपको बता दें कि एसडीएम किरावली रहते हुए वहां भी रेखा एस चौहान अतिक्रमण पर सख्त ही दिखाई देती थी और हार कर अतिक्रमणकारियों पर उनका डंडा चलता रहता था। जब उनसे ताज न्यूज ने हर बार अतिक्रमण के बाद फिर से अतिक्रमण होने के बाबत सवाल पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार इलाकाई पुलिस और नगर निगम को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर फिर से अतिक्रमण हुआ तो सीधे तौर पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों ने नगर निगम ने जो 33 सड़कें हैं वो अपनी चिन्हित की हैं, वो सभी पुराने शहर आगरा की हैं। जो अंदर की रोड जिस पर कभी अतिक्रमण कभी चलाया नहीं गया, हमेशा मेन रोड पर अतिक्रमण चलाया गया, इन पर कभी नहीं चला है। इसलिए यहाँ बहुत पुराना मतलब
50 साल 60 साल पुराने जो है अतिक्रमण हो रखे हैं नाले नाली के ऊपर। नहीं, इस बार हम लोगों ने यही सोचा है कि नगर निगम और थाना प्रभारी की जिम्मेदारी लिखित में दिया जाएगा कि ये अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब इंश्योर करेंगे कि आगे कोई अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण की बागडोर संभालने वाले नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी राजीव राठी से बात की गई तो भी आदेश के अनुपालन की बात कहते नजर आए। उनका कहना था कि पुलिस का सहयोग न मिलने के कारण वो लोग अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई न कर पाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस का सहयोग मिलने पर अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हम सभी किसी न किसी आदेश और शासनादेश से बंधे हैं और अगर आज यहाँ गर्मी के मौसम में को अपना पसीना बहा रहे हैं तो ये भी किसी आदेश का अनुपालन है। 2012 दिसंबर में एक शासनादेश मुख्य सचिव महोदय द्वारा किया गया था, जिसमें एक बार इंक्रोचमेंट हटाने के बाद संबंधित एजेंसी के एक बार इंक्रोचमेंट हटाने के बाद संबंधित थाना उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो निश्चित रूप से जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन निगम की होगी तो निगम करेगा और अगर जो संबंधित है उनकी होगी तो वो करेगा। जिस तरह से इस बार प्रशासन अतिक्रमण पर सख्ती दिखा रहा है, उससे अन्य बाजारों में भी अतिक्रमण मुक्त होने की उम्मीद जागने लगी है, जो शहरवासियों के लिए राहत की बात है। पुराने शहर के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान ने प्रशासन की मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में चिम्मन लाल पुरी वाले से लेकर रावतपाड़ा चौराहे तक एक बड़ा अतिक्रमण अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान टीम को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। यूं तो कई बार प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण अभियान चलाए, लेकिन हर बार अभियान महज खानापूर्ति ही बने रहे। इस बार प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए सबसे पहले शहर के पुराने बाजारों को चिन्हित किया है, जिसमें कुल 34 पॉइंट हैं। लगातार सख्ती के साथ चल रहे अभियान में इस बार प्रशासन की टीम सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान व सीओ छत्ता BS त्यागी के नेतृत्व में शाही जामा मस्जिद चौराहे पर पहुंची, जहां सबसे पहले टीम ने चिम्मन लाल पुरी वाले से इस अभियान की शुरुआत की। आदेश मिलते ही निगम के महाबली ने देखते ही देखते अतिक्रमणकारियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरे बाजार में भगदड़ और हाहाकार मच गया। दुकानदार अपने अपने शटर बंद कर JCB के सामने आकर विरोध जताने लगे, लेकिन उनकी एक ना चली और मौके पर मौजूद कई थानों के फोर्स ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के तेवर देख विरोध कर रहे लोग बैकफुट पर आ गए और हाथ जोड़ते नजर आए। लोगों का कहना था कि उन्हें थोड़ी मोहलत और दे दी जाए ताकि वो अपना अतिक्रमण खुद ही तोड़ लें, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहते हुए समय देने से इनकार कर दिया कि पिछले 2 दिनों से मुनादी की जा रही है, लेकिन आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए समय नहीं दिया जा सकता। लगातार विरोध देखते हुए बाद में 2 JCB और मंगा ली गई और इस अभियान में तेजी के आदेश दे दिए गए। अभियान के दौरान पुलिस को कई बार पब्लिक को हटाने के लिए लाठियां भी भांजनी पड़ी, लेकिन बार बार भीड़ अभियान में रोड़ा बनती देखी। सिटी मजिस्ट्रेट ने 2 और PAC कंपनी मंगा ली, जिसके बाद लोगों की हिम्मत जवाब दे गई और लोगों ने विरोध न करने में ही भलाई समझी। विरोध के बाद चले इस अभियान में गोपाल दास पेठे वाले, मनोज डोसा और कई बड़े दुकानदारों के अतिक्रमण को धराशाही कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस बार प्रशासन ने पुराने बाजारों को टारगेट किया है ताकि लोगों को जाम के झाम से मुक्ति मिल सके। लोगों ने नगर निगम ने जो 33 सड़कें हैं वो अपनी चिन्हित की हैं, वो सभी पुराने शहर आगरा की हैं। जो अंदर की रोड जिस पर कभी अतिक्रमण कभी चलाया नहीं गया, हमेशा मेन रोड पर अतिक्रमण चलाया गया, इन पर कभी नहीं चला है। इसलिए यहाँ बहुत पुराना मतलब 50 साल 60 साल पुराने जो है अतिक्रमण हो रखे हैं नाले नाली के ऊपर। उसमें आज हम लोगों ने चिम्मनपुरी से शुरुआत की है और पूरा रावतपाड़ा तक हम लोग आज ये करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में रहेगा। अभियान में किसी तरह का कोई विरोध ना हो और किसी तरह की कोई कठिनाई पैदा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली थी। प्रशासन को पहले से ही पता था कि दुकानदार अतिक्रमण हटाने का विरोध करेंगे, इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान ने थाना मंटोला, थाना छत्ता और थाना कोतवाली के फोर्स के साथ PAC की कंपनी को भी बुला लिया था ताकि भीड़ को काबू किया जा सके। इस पूरे अभियान में प्रशासन ने हर तरह से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में प्रशासन इस बार अतिक्रमण अभियान चला रहा है वहां विरोध जरूर होना था। यही कारण है कि कई लोग अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी की एक न चली और पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाते हुए इस पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।